हाँ तो बच्चों, आज हम लोग तरल और तरल दाब के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं या साधारण जीवन में आप लोग देखे होंगे कि जब किसी कुएं से हम जब बाल्टी के साथ पानी निकालते हैं तो जब बाल्टी कुएं के या पानी के अंदर रहता है तो वह हल्की महसूस होती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो थोड़ा सा भारी लगती है। उसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें देखते हैं अपन, जैसे देखते हैं कि एक सुई होता है जिसका नोक नुकीली होती है, उनको अगर हम अपने शरीर के अंदर चमड़ी पे डालेंगे तो वो जल्दी अंदर चली जाती है। साथ ही यदि उनकी जो नोक है थोड़ा सा घिसी हुई रहती है या भरथरी रहती है तो वो जल्दी से घुस हमारे चमड़ी के अंदर जल्दी से अंदर घुस नहीं पाती है। तो इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तरल से। तरल किसको बोलते हैं? तो ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहने का गुण होता है, तरल कहलाता है। ठीक है ना। तरल ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहने का ठीक है। तो तरल ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहने का गुण होता है। और इस आधार पर तरल का दो प्रकार होता है। पहला को बोलते हैं द्रव। तो द्रव हम जानते हैं, द्रव किनको बोलते हैं? ऐसा पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मतलब उसको जिस आकार के पात्र में हम डालेंगे ये उसी आकार का हो जाता है, लेकिन इनका आयतन प्रत्येक स्थिति पर एक समान होता है। ठीक है ना। तो द्रव ऐसा पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है ऐसा पदार्थ होता है जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। ठीक है ना। तो द्रव ऐसा पदार्थ होता है जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। इनको हम जिस पात्र जैसा पात्र रहेगा उसमें हम डालेंगे तो वो उसी आकार का हो जाता है। दूसरा तरल का पदार्थ होता है, ये होता है गैस। गैस क्या होता है? ऐसा पदार्थ या ऐसा तरल होता है जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक। इनको अपन जिस पात्र में डालेंगे उसी का हो जाएगा और साथ ही उनका आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है। तो ये है तरल। तरल किनको बोलते हैं? ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहने का गुण होता है, जो बहता है। और इनके आधार पर इनका दो प्रकार बताया गया है। पहले प्रकार को बोलते हैं द्रव। द्रव किसको बोलेंगे? ऐसा तरल या ऐसा पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। और दूसरा होता है वो गैस। तो ऐसा पदार्थ या ऐसा तरल जिनका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक तरल होता है वह दाब आरोपित करता है। प्रत्येक तरल क्या लगाता है? दाब लगाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं,
जल है, जल होता है, जल के ऊपर यदि कोई नाव रख दी है, जल के ऊपर अपन देखते हैं कोई नाव तैरते रहता है, तो नाव का भार, साथ यदि इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का भार नीचे की ओर लगता है। तो जितना भार द्रव नीचे की ओर लगाता है उतना ही भार इनका जो तल होता है वो ऊपर की ओर लगाता है। अर्थात किसी तरल पर जब दाब इसके क्षैतिज लंबवत लगता है तो यह तरल संतुलित कहलाती है। ठीक है ना। तरल संतुलित कब कहलाएगी? जब तरल पर लगने वाला जो बल होगा उसके क्षैतिज के लंबवत लगता है तो ये तरल हमको रुकी हुई प्रतीत होती है, जिसे बोलते हैं तरल के संतुलन की स्थिति। तो प्रत्येक जो तरल होता है एक दाब डालता है जिसे तरल दाब कहते हैं। आइए देखते हैं तरल दाब क्या होता है। तरल दाब जिसे कि P से डिनोट किया जाता है, जिनको P से डिनोट किया जाता है। इनका परिभाषा देखते हैं तो किसी भी तरल के तल के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद काट वाली कोई तरल रहेगा, उनके क्षेत्रफल रहेगा, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र मान लेंगे, उसके लंबवत लगने वाले बल को उस तरल का दाब कहते हैं। अर्थात किसी तरल के तल के एकांक किसी तरल के तल के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद काट के किसी तरल के तल के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद काट के क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को तरल दाब कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी तरल के तल के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद काट के क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को तरल दाब कहते हैं। अर्थात तरल दाब बराबर क्योंकि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद काट के क्षेत्रफल पर लगता है बल, अतः तरल दाब बराबर तल के लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। तो तरल दाब का सूत्र हो जाएगा तल के लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। मान लेते हैं माना किसी तल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी जो तल रहता है या पदार्थ रहता है उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लगने वाले
लगने वाले लंबवत बल। लंबवत बल, बल को अपन डिनोट करते हैं हमेशा एफ से, ठीक है। तो किसी तरल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और लगने वाला बल एफ हो तो तरल दाब P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा F बट्टा A। तो ये है हमारा तरल दाब के लिए सूत्र P इक्वल टू F बट्टा A, ठीक है ना। तो इस सूत्र के आधार पर चलिए हम इनका इकाई देखते हैं और इनका विमी सूत्र देखते हैं, ठीक। तो पहले अपन देखते हैं इनका इकाई। तो तरल दाब की इकाई हम जानते हैं, इकाई के लिए हम दो पद्धति इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। पहला पद्धति हमारा MKS पद्धति या SI पद्धति। MKS पद्धति, MKS पद्धति या SI पद्धति में SI पद्धति में इनका इकाई, ठीक। क्योंकि हम क्या देखे हैं, दाब बराबर क्या बताया गया है, बल बटा क्षेत्रफल। तो SI पद्धति में जो बल की इकाई होगा और साथ ही जो क्षेत्रफल की इकाई होगा, उन दोनों इकाई के अनुपात को ही अपन किसकी इकाई बोलेंगे, तरल दाब P की इकाई बोलेंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है SI पद्धति में बल की इकाई क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल की इकाई होता है वर्ग मीटर। तो SI पद्धति में तरल दाब की इकाई क्या हो जाएगा, ये होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसी को बोला जाता है पास्कल। इसी को क्या बोला जाता है, पास्कल। इसलिए एक पास्कल और इनको डिनोट किया जाता है PA से। संकेत के रूप में पास्कल को डिनोट किया जाता है PA से, अर्थात इनका जो SI पद्धति या MKS पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको अपन बोल देते हैं क्या, पास्कल। तो SI पद्धति में तरल दाब की इकाई होगा पास्कल, जिनको डिनोट किया जाता है PA से, ठीक है। यदि इसको अपन CGS पद्धति की बात करेंगे, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में इनका इकाई क्या हो जाएगा, जो बल की इकाई होगा और जो क्षेत्रफल की इकाई। तो बल की इकाई अपन जानते हैं CGS पद्धति में ये होता है डायन, और क्षेत्रफल का इकाई होता है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात CGS पद्धति में दाब का इकाई होगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमने तरल दाब का इकाई भी देख लिए। आइए अब इनका देखते हैं विमी सूत्र। चलिए इनका विमी सूत्र। विमी सूत्र, तो इनका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, जो बल का विमी सूत्र होगा, बल का विमी सूत्र ML1T के घात -2, और साथ ही क्षेत्रफल का विमी सूत्र होता है L का घात 2, अर्थात L का घात 2 ऊपर ले जाएंगे तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा M का घात 1 L1 -2 T का घात -2, अर्थात इसका विमी सूत्र हो जाएगा M के घात 1 L का घात -1 और T का घात -2, ठीक है। तो इस प्रकार से तरल दाब की हमने परिभाषा देख लिया, इनका इकाई देख लिया, इनका विमी सूत्र देख लिया, ठीक। चलिए हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि तरल दाब होता है वो दाब के कैसा होता है, वह कम अनुपाती।
एक हम दैनिक जीवन के एग्जाम्पल तरल दाब के आधार पर देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि किसी भोथरी सुई की अपेक्षा किसी भोथरी सुई के अपेक्षा नुकीली सुई चमड़ी के अंदर शीघ्रता से चमड़ी के अंदर शीघ्रता से घुस जाती है। ठीक है, हम दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, एक भोथरी सुई लेते हैं और एक नुकीली सुई लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि कौन सा सुई हमारे शरीर के अंदर जल्दी अंदर चली जाती है। तो हम देखते हैं कि जिस सुई का नोक नुकीली होती है वो हमारे शरीर के अंदर शीघ्रता से घुस जाती है। तो इनका कारण क्या है? इनका कारण यही है कि चूंकि दाब होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दाब क्या होता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है और नुकीली सुई का क्षेत्रफल भोथरी सुई की अपेक्षा कम होती है, अतः इस पर आरोपित दाब का मान अधिक होगा। इसी कारण से यह हमारे चमड़ी के अंदर शीघ्रता से घुस जाती है। ठीक है क्या? क्योंकि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः नुकीली सुई का क्षेत्रफल भोथरी सुई की क्षेत्रफल, ठीक है, जो नुकीली सुई होता है उनका क्षेत्रफल होता है वो भोथरी सुई की क्षेत्रफल से कम होता है, क्षेत्रफल से कम होता है, अतः इस पर आरोपित दाब का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अतः नुकीली सुई का दाब का मान अधिक हो जाता है। ठीक है ना, कि नुकीली सुई होता है उनका क्षेत्रफल जो भोथरी सुई होता है उनसे कम होता है, अतः हम सूत्र क्या देखे हैं? दाब समानुपाती 1/, क्षेत्रफल, मतलब दाब उनके क्षेत्रफल का बहुत कम होता है, तो क्षेत्रफल कम होने से उनका दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अतः यह चमड़ी के अंदर शीघ्रता से घुस जाती है। अतः एक भोथरी सुई लेंगे और नुकीली सुई लेंगे तो जिस सुई का जो किनारा नुकीली होगा वो हमारे चमड़ी के अंदर शीघ्रता से घुस जाएगी, जबकि भोथरी सुई अंदर घुसने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। ठीक है, ठीक। अब चलिए देखते हैं हमने क्या देखा। अभी देखिए, इसके पहले हम पढ़े थे प्रतिबल पढ़े थे, और उसमें भी क्या होता था कि जो लगने वाला बल होता था वह अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगता था,
और यहाँ पर हम देख रहे हैं दाब, इस पर भी जो बल लग रहा है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत लग रहा है। ठीक है क्या? साथ ही हम क्या देखे हैं कि प्रतिबल का भी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता था और दाब का इकाई भी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दोनों स्थिति पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो दाब है वह प्रतिबल है वो एक समान दिखाई देता है क्या? लेकिन इन दोनों में कुछ असमानताएं हैं, कुछ अंतर है जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक। हाँ, तो हम बता रहे थे दाब और प्रतिबल जिनकी विमीय सूत्र भी एक समान होती है और इकाई भी एक समान होता है, और ये दोनों होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल के कारण होता है। ठीक है ना? लेकिन इन दोनों में कुछ असमानताएं हैं, जिस असमानताएं को हम देखते हैं यहाँ पर। पहला अंतर अपन देखते हैं कि जो तरल दाब होता है वह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले तल के लंबवत लगता है और इसका मान कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है? तो तरल दाब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तरल दाब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करने वाला बल होता है। कार्य करने वाला बल है जिनका मान एक समान होता है। जिनका मान एक समान होता है, जबकि प्रतिबल होता है ये भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है, लेकिन इनका मान भिन्न भिन्न होता है। तल पर जो लगता है, तल पर लगने का तल पर इसका मान एक समान होगा सभी तल पर, जबकि इसका मान जब तल पर लगेगी तो प्रत्येक बिंदु पर इसका मान कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक, तो पहला अंतर देख रहे हैं अपन दाब और प्रतिबल में। प्रतिबल तल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है जिनका मान तल के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, दूसरा अपन देखते हैं अंतर
तरल दाब का मान होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि प्रतिबल का मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक, तरल दाब का मान, तरल दाब का मान धनात्मक व ऋणात्मक तरल दाब का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है, जबकि प्रतिबल का मान सदैव धनात्मक होता है। प्रतिबल का मान सदैव कैसे होती है? धनात्मक होती है। ठीक, दाब का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि प्रतिबल का मान सदैव कैसे होगी? धनात्मक होगी। तीसरा इसमें अंतर के बिंदु देखते हैं अपन। तो तरल दाब होता है वह किसी तरल के आयतन में परिवर्तन करता है, आकृति में परिवर्तन नहीं कर पाती है। तरल दाब किसी तरल के आयतन को परिवर्तित, तरल के आयतन को परिवर्तित करती है, तरल के आयतन को परिवर्तित करती है, आकृति को नहीं। आकृति को नहीं, जबकि प्रतिबल होता है आयतन और आकृति दोनों को परिवर्तित करती है। प्रतिबल आयतन व आकृति दोनों में परिवर्तन करती है। ठीक, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, हमको तरल दाब और प्रतिबल दोनों एक समान दिखाई देता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जो अंतर का पॉइंट हमने देखा है, पहला अंतर का पॉइंट क्या देखे हैं कि तरल दाब होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करने वाला बल होता है, जो कि तल के प्रत्येक बिंदु पर इसका मान एक समान होता है, जबकि प्रतिबल होता है इनका तल के प्रत्येक बिंदु पर मान कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक, दूसरा अंतर हम देखते हैं कि तरल दाब का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि प्रतिबल का मान सदैव कैसे होती है? धनात्मक होती है। तीसरा अंतर अपन देखते हैं कि तरल दाब होता है किसी भी तरल के या पदार्थ के आयतन में परिवर्तित करती है, आकृति में परिवर्तित नहीं कर पाती है, जबकि प्रतिबल आयतन और आकृति दोनों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने अंतर का पॉइंट देख लिए। ठीक, चलिए आगे अपन देखते हैं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था, जिनको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया
जिसको क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में, क्या बोलता है आर्किमिडीज, कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो इसका भार कुछ कम हो जाता है। तो भार में जो कमी होती है वह हटाए गए द्रव के भार के मान के बराबर होता है। ठीक, इसने दिया था किसने, आर्किमिडीज ने। ये क्या बोलता है, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से, पूरा नहीं डुबाएंगे, आंशिक रूप से डुबाएंगे। ठीक, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है। तब वस्तु स्थिर अवस्था में जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, जिससे इसका भार कुछ कम हो जाता है। स्थिर अवस्था में आ जाती है जिससे वस्तु का भार कुछ कम हो जाता है। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से डुबोएंगे तो वस्तु स्थिर हो जाती है, जिससे उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। तो भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होती है। भार में या वस्तु के भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होती है। भार के तुल्य होती है। और यही हमारा किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज हमारे वैज्ञानिक का सिद्धांत दिया, जो क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोएंगे तो आंशिक रूप में डुबोने से वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है, जिससे उसकी भार में कुछ कमी हो जाती है। तो भार में यह जो कमी होती है यह वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के कैसे होती है, वो समान या तुल्य होती है। ठीक है, चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं अपन। आर्किमिडीज सिद्धांत की उत्पत्ति देखते हैं अपन। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई रो घनत्व वाली द्रव है। ठीक है, माना रो घनत्व वाली
कोई द्रव है, ठीक। ये अपन देख लेते हैं, रो घनत्व वाली कोई द्रव है जिस पर अपन m द्रव्यमान और h ऊंचाई वाला ठीक, यह अपन क्या मानते हैं, m द्रव्यमान और h ऊंचाई, इनकी ऊंचाई कोई आयताकार पिंड या कोई वस्तु है, द्रव के अंदर आंशिक रूप से डूबा हुआ है, रो घनत्व वाली, ठीक। हमारा रो घनत्व वाली कोई द्रव है जिस पर m द्रव्यमान व h ऊंचाई वाली कोई आयताकार पिंड है, ठीक। मान लेंगे अपन h ऊंचाई और m द्रव्यमान वाले कोई आयताकार पिंड है, और मान लेते हैं कि यह पिंड होता है द्रव के स्वतंत्र तल, ये दिख रहा है द्रव के स्वतंत्र तल, इनसे यह x मीटर दूरी पर है। कितने मीटर दूरी पर है, x मीटर दूरी पर, ठीक। माना पिंड द्रव के पिंड है द्रव के स्वतंत्र तल से x मीटर गहराई पर है या x मीटर दूरी पर है। पिंड द्रव के स्वतंत्र से कितना मानते हैं, x मीटर गहराई पर है, अर्थात आयताकार पिंड का जो ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ दिख रहा है, इनकी दूरी स्वतंत्र पृष्ठ से कितना होगा, x होगी, जबकि इनकी जो निचली पृष्ठ है, ये वाले पृष्ठ, इनकी दूरी कितनी होगी स्वतंत्र पृष्ठ से, यहां तक x हो गया, यहां तक h, अर्थात इसकी दूरी होगी, निचले पृष्ठ की दूरी होगी आपका x प्लस h, ठीक। तो आयताकार पिंड का ऊपरी सतह, आयताकार जो पिंड है इनका ऊपरी सतह आयताकार पिंड की ऊपरी सतह की दूरी, ऊपरी सतह की दूरी कितना होगा, x, जबकि निचली सतह की दूरी ये कितनी होगी, क्योंकि यहां तक के ऊंचाई इसकी, ठीक है, h माना गया है, और स्वतंत्र पृष्ठ दूरी कितनी है, x है, तो निचली पृष्ठ दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस h होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके जो क्षैतिज पृष्ठ है उस पर लगने वाले बल का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर पृष्ठ है
इन दोनों पर लगने वाले बल का मान कैसा होता है? एक समान होता है, अतः यह एक दूसरे को क्या कर देंगे? निष्फल कर देंगे। ठीक, तो आगे अपन देखते हैं आयताकार पिंड के ऊर्ध्वतल तल पर लगने वाला बल का मान एक समान होती है, जबकि क्षैतिज तल दिख रहा है अपना ऊपर और नीचे, जबकि क्षैतिज तल पर लगने वाला बल का मान कैसा होगा? भिन्न होगा। ठीक है, चलिए आर्किमिडीज सिद्धांत हम देख रहे थे। आज इस अध्याय में हमारा ये यहाँ पर समाप्त नहीं हो पाया। जो बचा नीचे है इसको अपन आगे के अध्याय, आगे के पीरियड में देखते हैं। तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, इस पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत में किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया नहीं जाता है, तो गलत है। आर्किमिडीज सिद्धांत ये बोलता है कि किसी वस्तु को जब द्रव में हम आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसकी भार में कुछ कमी आ जाती है, तो भार में या जो कमी होती है वह उस द्रव के हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होता है। तो इसमें मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आंशिक तो डुबोया जाता है, पूर्णतः डुबोया नहीं जाता है। तो द्रव को आंशिक और पूर्णतः दोनों रूप से डुबोया जाता है। ठीक है।